हेलो फ्रेंड। तो हिंदी व्याकरण के सामान्य क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हिंदी व्याकरण के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला है ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो आपको बताना है, चार ऑप्शन रहेंगे आपके पास। ठीक है, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। तो आपको बताना ता। ता कहाँ से होता है? तो आपको बताना है ता। ता होता है दंत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आपको बताना पा। पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो आपको बताना पा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन है ए दंत, बी ऑप्शन है कंठ, सी ऑप्शन है ओष्ठ, डी ऑप्शन है मूर्धा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्धा इज द राइट आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट आता है चा। चा वर्ग का उच्चारण स्थान है। आपको बताना है चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको बताना है चा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तालु, द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? आपको बताना वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो आपको चार ऑप्शन, समूह शब्द कहते हैं, ठीक है, संयुक्त शब्द कहते हैं, या वर्णमाला कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो वर्णों के समूह को हमेशा याद रखना, आपको क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है छा, त्रा और ज्ञा, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? आपको बताना है छात्रा ज्ञा ये कौन सा व्यंजन है? तो ऑप्शन आपके पास संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, ऑप्शन बी है ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन सी ता वर्गीय व्यंजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट बताना है कि छात्रा और ज्ञा तीनों कौन सा व्यंजन हो जाएगा? तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है पुस्तक। पुस्तक कौन सा शब्द है? आपको बताना है, ये पुस्तक है कौन सा शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, पुस्तक कौन सा हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा, ये आपको याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आग। आग कौन सा शब्द है? आपको बताना आग कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो आपको कौन सा आग हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट आता है पृथ्वी। पृथ्वी कौन सा शब्द है? आपको बताना पृथ्वी। तो पृथ्वी कौन सा शब्द हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा तत्सम शब्द। ठीक है, पृथ्वी कौन सा हो जाएगा? तत्सम शब्द। नेक्स्ट आता है टेबल। टेबल कौन सा शब्द है? टेबल आपको बताना कौन सा शब्द है? टेबल हो जाएगा विदेशी शब्द, विदेशी शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आता है नाक। नाक कौन सा शब्द है? आपको बताना है नाक कौन सा शब्द है? यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फूल। फूल कौन सा संज्ञा है? आपको बताना फूल में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा बताना, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक। नेक्स्ट आता है ईमानदारी। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? आपको बताना ईमानदारी में कौन सा संज्ञा है। तो इसमें चार ऑप्शन हो जाएगा ईमानदारी में, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है लंबोदर। लंबोदर कौन सा शब्द है? आपको बताना लंबोदर कौन सा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये सभी। तो लंबोदर कौन सा हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है सोना। सोना कौन सा संज्ञा है? आपको बताना सोना में कौन सा संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यवाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैं कौन सा पुरुष है? आपको बताना मैं में कौन सा पुरुष है? या यहाँ पे ओनली लिखा है मैं में कौन सा पुरुष हो जाएगा? उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष, ठीक है, या अन्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक, उत्तम पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आप। ठीक है, आप कौन सा सर्वनाम है? आपको बताना है आप में कौन सा सर्वनाम है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चयवाचक। ठीक है, नेक्स्ट आता है पुष्प। पुष्प कौन सा शब्द है? आपको बताना पुष्प में कौन सा शब्द है? पुष्प में हो जाएगा तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना पुष्प में कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द। नेक्स्ट आता है ख्याल। ख्याल कौन सा शब्द है? तो ख्याल हो जाएगा कौन सा शब्द हो जाएगा? तो आपको इनमें से बताना ख्याल कौन सा शब्द हो जाएगा? तो विदेशज शब्द हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है तेंदुआ। तेंदुआ कौन सा शब्द है? आपको बताना तेंदुआ हो जाएगा देशज शब्द हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आता है गोल। तो गोल विशेषण है, आपको बताना गोल विशेषण किस तरह का विशेषण है? तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, परिमाण वाचक विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कोई। नेक्स्ट है कोई। कोई में विशेषण है, आपको बताना कोई में कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट आता है तुम जा रहे हो। तुम जा रहे हो एक कौन सा काल है? आपको बताना है प्रेजेंट काल। ठीक है, हिंदी में है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान काल। ठीक है, नेक्स्ट है नाक। नाक कौन सा लिंग है? आपको बताना नाक कौन सा लिंग है? तो आपको बताना तो स्त्रीलिंग हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
तो समास कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। समास कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 6 या 8। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है नवयुवक, कौन सा समास है आपको बताना है। नवयुवक, नवयुवक कौन सा समास हो जाएगा। नवयुवक में आपको बताना कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाएगा, प्रतिदिन में हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। प्रतिदिन में कौन सा समास है, अव्ययी भाव। नेक्स्ट है देशभक्ति, देशभक्ति में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है नीलकंठ, तो नीलकंठ में कौन सा समास हो जाएगा, नीलाकंठ, अर्थात बहुब्रीहि समास। आपको याद रखना कौन सा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है पाप पुण्य, कौन सा समास है आपको बताना। पाप पुण्य में कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोपहर, दोपहर में कौन सा समास है, तो दोपहर, दोपहर में हो जाएगा कौन सा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य आपको बताना है। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो इसमें कौन सा वाक्य है, ठीक है। तो आपको बताना है मैं आज नहीं पढ़ूंगा। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि क्या है, नहीं शब्द आया है, ठीक है। कौन सा शब्द आया, नहीं शब्द आया है। तो नहीं में कौन सा वाक्य हो सकता है, आप बता सकते हैं। ऑप्शन है निषेध वाचक वाक्य, ठीक है, विधिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेत वाचक वाक्य। तो सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। आपको क्या यहाँ पे आ रहा, नो, यहाँ पे आ रहा था लिख कर नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या इसका, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्या निषेध निषेध वाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओए यह पिट ही गया। अब आपको यहाँ पे कौन सा वाक्य है ये बताना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ओए पिट ही गया, मतलब यहाँ पे आपको ये चिन्ह ये है, इसको बोलते हैं विषमयादि वाचक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है। अब इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना, ठीक है। तो इसमें हम बता देते हैं कि विधिवाचक वाक्य होगा, ठीक है, विषम वाचक होगा, यह संकेत वाचक वाक्य होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्मय वाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, मैं कौन सा वाक्य आपको बताना है। यदि तुम क्या है, यहाँ पे बता रहा है यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा वाक्य, मैं आपको बता देता हूँ कि विस्मय वाचक वाक्य हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा, संकेत वाचक हो जाएगा, निषेध वाचक वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, यदि तुम चलो तो क्या कर रहा है, संकेत दे रहा है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संकेत वाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तुम अपने काम में सफल रहो। तो इसमें कौन सा वाक्य है, तुम अपने काम में सफल रहो, मतलब कैसी हो रही है, यहाँ पे इच्छावाचक हो रहा है। तो इसका कौन सा वाक्य हो जाएगा, आपको बताना है कि तुम अपने काम में सफल रहो। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रस भरा, कौन सा तत्पुरुष समास है आपको बताना है। रस भरा में कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आपने ये पढ़ा ही होगा, कर्ता ने कर्म से कर्णम के द्वारा अपादान के लिए संपादन से अलग होने के अर्थ में, ठीक है। ये पढ़ा ही होगा, आपको याद कर लेना, ठीक है। तो रस भरा, तो रस भरा में हो जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्ति में कौन सा तत्पुरुष समास है आपको बताना। स्वर्ग प्राप्ति में कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इसमें भी आपको स्वर्ग के लिए प्राप्त, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने मतलब स्वर्ग के लिए प्राप्त। तो इसमें कहा जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आता है यथासंभव, यथासंभव कौन सा समास है आपको बताना है यथासंभव में। तो यथासंभव में आपको बता दें, जहाँ पर यथा स्टार्टिंग में आ जाता है वहाँ पे कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है जी, आपको याद रख लेना, ठीक है। कुछ और इसकी अपवाद जो हम आपको बता देंगे, ठीक है, समास जब पढ़ाएंगे। तो जैसे ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा यथा, तो यथा संभव जब मिल जाए तो यहाँ पे आपको कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बीड़ा पाणी, कौन सा समास हो जाएगा आपको बताना है। बीड़ा पाणी में कौन सा समास हो जाएगा। तो इसमें आप बीड़ा पाणी मतलब कौन धारण करता है, सरस्वती। जहाँ पे ऐसा नकल कर आता है जैसे बीड़ा कौन धारण करता है, सरस्वती माता करती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास। जहाँ पर कोई अलग से निकलता है, किसी भगवान का नाम आता है वहाँ पर, तो कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है जी, आपको याद रखना, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट है, यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है दू अन्नी, कौन सा समास है आपको बताना। दू अन्नी में कौन सा समास हो जाएगा। जहाँ पर आपको क्या करें कि अंक आए, जैसे 2, 4, 3 ऐसे अंक आते हैं स्टार्टिंग में शब्द में, तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा समास द्विगु समास हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आपको बताना है पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको बताना है पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
3 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, आपको इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, आपको बताना कि जो अशुद्ध है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अशुद्ध हो जाएगा, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडल। ये अशुद्ध इस तरह नहीं लिखती है, जो शुद्ध कैसा लिखते हैं वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, तो यहाँ पर निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द बताइए, आपको इनमें से बताना अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें अशुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साप्ताहिक। ये अशुद्ध है, ये आपको कैसा सही लिखते हैं वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, साप्ताहिक कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है, तो यहाँ पे आपको बता देते हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताना है आपको, कौन सा शब्द है। ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद, नक्षत्र। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या नक्षत्र। जो सही होता है वो कैसे लिखते हैं वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, नक्षत्र कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आग का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं पूछा है, यहाँ पे आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आप बता सकते हैं वायु, सका, जी आग का पर्यायवाची है। ठीक है, हुतासन, वायु, वायु ये भी किसका आग का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, विवाह वसु, ये भी आग का पर्यायवाची है, तो क्या है विपद का, जी क्या है जी आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, आपको इतना याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना नहीं है इच्छा का पर्यायवाची। लिप्सा, जी भी इच्छा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो और कामना, इच्छा का अपना कामना इच्छा करते। ठीक है, यातना, यातना नहीं है, यातना क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है यातना। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अम्बु है। ठीक है, मेघ, पुष्प, नीर, ये सब पानी के है, और इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है सर। सर क्या है, पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है घर का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है। तो जैसे कि सदन घर बोलते, ठीक है, शाला को घर बोलते, निकेतन को घर बोलते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावक। क्या पावक जी घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं, जी आपको याद रखना है। ठीक है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है, अब आपको बताना सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम आपको याद रखना है कि 6 प्रकार के होते हैं। आपको कैसे याद रखना है, 7 है 6। ठीक है, तो 7 से क्या है 6 बनते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं, आपको बताना है, भेद बताना है। तो भेद कितने होते हैं, तो 4 आपको याद रखना। उत्पत्ति की दृष्टि से कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, जितने आपको याद रखना, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रचना, या रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद है, आपको बताना है रचना की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से हो जाएगा 3 भेद हो जाएंगे। ठीक है जी, आपको याद रखना है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है संज्ञा, संज्ञा के कितने भेद है, तो आपको बताना संज्ञा, तो संज्ञा के कितने भेद है, ये आपको इसमें आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी, 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद है, 5 भेद है जी, आपको याद रखना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है, अब आपको बताना कि विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं, आपको बताना विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपल से याद रखना, विकारी और अविकारी मतलब 2 बार है, तो 4 + 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो आपको याद रख लेना विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद है, 8 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो आपको बताना संज्ञा से बना हुआ विशेषण पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, कुलीन, कुलीन क्या है, संज्ञा से बना हुआ शब्द क्या है, विशेषण है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, अब आप बता दें यथा समय समास है, आपको बताना है यथा समय में समास कौन सा, हमने आपको पहले ही बताया था, जहाँ पर यथा लग जाए स्टार्टिंग में तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, तो वहाँ पर होता है तो अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रत्येक, प्रत्येक में समास कौन सा है, तो प्रत्येक में भी समास कौन सा हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा, जी भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है तिरंगा, तिरंगा में कौन सा समास है, तो आपको बताना है कि तिरंगा में कौन सा समास है, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो तिरंगा में आपको बताना कौन सा समास है, आपके पास ऑप्शन है कर्मधारय समास, बहुब्री समास, द्वंद्व समास और
इनमें से कोई नहीं। तो इसका तिरंगा में कौन सा समास हो जाएगा, ये आपको याद रखना। तो तिरंगा में समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट याद रखना। तिरंगा में कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कवि का स्त्रीलिंग क्या है, आपको बताना कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो ऑप्शन 4 है, आपको जो सही आंसर है वो बताना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कवयित्री। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवयित्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको नेक्स्ट है सूर्य। सूर्य का स्त्रीलिंग बताना है आपको। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो आपको सूर्य का क्या होता है स्त्रीलिंग, ये आपको बताना है। सूर्याणी, सूरी, सूरा और सूर्या। तो सूर्य का स्त्रीलिंग होता है क्या, सूर्य होता है। ये आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है, सूर्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति की गई है। पेड़ से फल, पेड़ से फल गिरा, ये आपको बताना वाक्य में से किस कारक की विभक्ति की गई। हमने आपको स्टार्टिंग बताया था, कर्ता ने कर्म को कर्णम से संपादन के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, तो यहाँ पे से आया, कर्ता ने कर्म को कर्णम से अपादान के लिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपादान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। तो पेड़ से जहाँ पर आता है तो वहाँ पर क्या आता है, अपादान आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। से तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में आपको बताना है से किस कारक की विभक्ति है, आपको बताना है से किस कारक की विभक्ति है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि अधिकरण ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है संप्रदान, करण, अपादान। आपको इनमें से राइट आंसर बताना है। तो जो सही आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करण हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या याद रखना, कर्ता ने कर्म को कर्णम से संपादान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो आपको इसमें क्या आंसर हो जाएगा, तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। ठीक है, तो आपको बताना। तो इसका क्या आ जाए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करण। चलिए नेक्स्ट है माँ ने बच्चों को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है, आपको बताना है। माँ ने बच्चों को सुलाया, तो इसमें क्या है, को किस कारक की विभक्ति है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आपको क्या रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें कर्म। तो आपको याद रखना है क्या है, माँ ने बच्चों को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति हो जाएगी, कर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, आपको बताना है। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो इसका ऑप्शन ए है अध्यापिका, ऑप्शन बी है अध्यापकी, ऑप्शन सी है अध्यापका, अध्यापिकी। ठीक है, तो अब इसमें आपको जो सही आंसर है वो बताना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अध्यापिका, इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना कि अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होता है, अध्यापिका होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नायक। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, आपको बताना है। नायक शब्द इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, तो इसमें भी आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, आपको जो सही ऑप्शन है वो बताना। तो इसमें पहला ऑप्शन है नायिका, ऑप्शन बी है नायिकी, ऑप्शन सी है नायिका, ऑप्शन डी है नायिका। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपको बताना। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, नायिका। तो नायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, नायिका हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, आपको बताना महाशय का। तो ऑप्शन ए है महासिनी, ऑप्शन बी है महाशयी, ऑप्शन सी है महाशया, ऑप्शन डी है महासी। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाशया, इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, महाशया हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नेता। तो नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, आपको बताना। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेत्री हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना, नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है, नेत्री हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है अब आता है दाता। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, आपको बताना। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो ऑप्शन ए है छात्री, ऑप्शन बी है दात्र, ऑप्शन सी है छाती, ऑप्शन डी है दात्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दात्री, इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, आपको बताना है। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो ऑप्शन इंद्रा, ऑप्शन बी है इंद्राणी, ऑप्शन सी है इंद्राणी, ऑप्शन डी है इंद्राणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इंद्राणी, इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, इंद्राणी होता है। तो चलिए नेक्स्ट है
णा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको बताना है णा का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, दंत, दांतुल, तालु, मूर्धा। तो णा है, णा का उच्चारण स्थान बताना आपको, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तालु, ऑप्शन नंबर सी। तो णा कहाँ से होता है, तालु से होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, तो उ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, आपको बताना उ, ये उ है ना, इसका ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए तालु, ओष्ठ, कंठ, दंत तालु, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आता है समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है, आपको बताना है समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसमें हो जाएगा सम प्लस उत प्लस आय, तो क्या हो जाएगा, समुच्चय का सही संधि विच्छेद हो सम प्लस उत प्लस आय हो जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सम प्लस उत प्लस आय हो जाएगा, समुच्चय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है सूर्योदय, क्या सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है, आपको बताना सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसमें आपको ऑप्शन है सूर्य प्लस दय, ऑप्शन सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य प्लस उदय हो जाएगा, ठीक है। तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है, आपको बताना है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। तो इसमें ऑप्शन है महो प्लस इंद्र, महे प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र। तो इसमें आपको सही आंसर बताना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कौन सी संधि है आपको याद रखना, जब भी एक मात्रा चढ़ी हो तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है, जहाँ तक लो आपको ये याद रखना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप जा रहे हैं, आपको बताना है क्या आप जा रहे हैं, क्या में कौन सा निपात है, आपको बताना है क्या आप जा रहे हैं। तो क्या मतलब एक प्रश्न लग गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, प्रश्न बोधक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी, इस वाक्य में भी से कौन सा निपात है, आपको बताना है। मैं भी यह जानता हूँ, ये आपको बताना है कि मैं भी यह जानता हूँ, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलदायक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बलदायक निपात है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, इतना। तो नेक्स्ट है झूठ मत बोलो, इसमें है झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत का कौन सा निपात है, आपको बताना है झूठ मत बोलो कौन सा निपात है। तो यहाँ पे मत, मत का मतलब ना, मतलब नहीं, तो झूठ मत बोलो, तो इसमें कौन सा निपात हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा निषेध बोधक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, निषेध बोधक, मत मतलब नहीं, फिर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, आप यहाँ पे है कि तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, मतलब बल दिया जा रहा है आपको, एक फोर्स दिया जा रहा है कि आपको तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। तो इस वाक्य में तक कौन सा निपात है, तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा, ये आपको इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलदायक निपात हो जाएगा, ठीक है जी, आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है, तो पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, तो क्या पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, जी आपको बताना है। तो पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, कौन सा निपात हो जाएगा इसमें, ये आपको बताना है। इसमें कुछ ऑप्शन दिए जी आपको, देख जो ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो इसमें हम बता दें कि ऑप्शन ए है आदर बोधक, ठीक है, बलदायक, अवधारण बोधक, तुलना बोधक। तो इसका राइट आंसर पशु पक्षी अपना हित समझते हैं, मतलब बल देते हैं, तो इस पर दिया गया तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलदायक हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आता है काश आज वर्षा होती, आपको बताना कि काश आज वर्षा होती। तो इसमें आपको बताना कि कौन सा वाक्य है, कौन सा निपात है। तो इसमें देखो ऑप्शन है आधार बोधक, तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे ये एक चिन्ह आता है तो वहाँ पे आपको हमेशा क्या लगाना है कि विस्मय या बोधक लगाना है, ठीक है, विस्मय आदि बोधक ये लगाना है, ठीक है, हमेशा यही वाक्य बनता है, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट है, निपात में कितने प्रकार की होती है, आपको बताना है निपात कितने प्रकार की होती है। तो सिंपल सा है ना, मतलब ना, यहाँ पे ना है, निपात कितने प्रकार के होते हैं, ना से मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना, नाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना मतलब निपात कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे है उर्वरा,
शब्द के लिए वाक्यांश है, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखो एक ऑप्शन ए है ऊसर भूमि, समतल भूमि, बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि। उर्वरा, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपजाऊ भूमि हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है, व्याकरण जानने वाला को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना क्या हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाल बजाना का अर्थ है, आपको बताना गाल बजाना का अर्थ क्या है? तो इसका होता है पिटाई करना, गाली देना, डिंग हाँकना, क्रोधित होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिंग हाँकना। ठीक है, गाल बजाने का अर्थ क्या होता है? डिंग हाँकना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगर मगर करना का अर्थ है, आपको बताना कि अगर मगर करने का अर्थ क्या है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, आपको जो राइट आंसर है वो आपको बताना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहाने बनाना। अगर मगर करना मतलब बहाने बनाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो शुद्ध शब्द कौन सा है, आपको बताना शुद्ध शब्द कौन सा है। तो जो शुद्ध शब्द है वो आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो शुद्ध शब्द हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद हो जाएगा। ठीक है, तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? सच्चिदानंद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, आपको बताना शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुसुप्ति हो जाएगा। इस तरह लिखते हैं। ठीक है, सुसुप्ति, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? सुसुप्ति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको बताना सही वर्तनी छांटिए, जो सही वर्तनी है वो आपको बताना है। जो सही वर्तनी कौन सी है, तो इसमें हम बता देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योत्सना हो जाएगा। ठीक है, सही वर्तनी ऐसा लिखते हैं, ज्योत्सना। ठीक है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शुद्ध शब्द क्या है, आपको बताना शुद्ध शब्द क्या है। तो इसमें जो भी सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो संपूर्ण इस तरह लिखते हैं। ठीक है, संपूर्ण आपको इस तरह लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अब आपको बताना है कि दयानंद, दयानंद में प्रयुक्त संधि कौन सी है। तो आपको बताना है दयानंद में कौन सी संधि है। तो दयानंद आपको जब भी देखना है कि जब विच्छेद करने पर बड़ा आ का उच्चारण आता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है। तो वहाँ पर हमेशा कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है जी, आपको याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट आता है तो कपीस, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है। तो कपीस में कौन सी संधि, अभी हमने क्या बताया, जहाँ पर बड़ा आ बड़ा ई आता है तो वहाँ पर बीच में कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। जैसे यहाँ पे बड़ा आ आता है, ठीक है, दयानंद में क्या बड़ा आया था, और यहाँ पे क्या है कपीस में बड़ी ई आ रही, तो मतलब कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। तो इस तरह आपको याद रखना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 91 क्वेश्चन है, तो सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है, सदैव में कौन सी संधि है? तो आपको बताना है। तो ऑप्शन 4 रहेंगे आपके पास, स्वर संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि या व्यंजन संधि। तो आपको बताना सदैव में कौन सी संधि होती है। तो सदैव में स्वर संधि है। ठीक है जी, आपको याद रखना है सदैव में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्मति, सन्मति का सही संधि विच्छेद है, आपको बताना है सन्मति का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन 4 रहेंगे, तो इसमें जो सही आंसर है वो बताना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत प्लस मति। तो सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सत प्लस मति होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इसमें आता है इत्यादि, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, आपको बताना है कि ये इत्यादि है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसमें आपको बताना है, तो जो सही आंसर है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इति प्लस आदि। तो क्या है इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होता है? इति प्लस आदि होता है इत्यादि का। इसमें कौन सी संधि आएगी ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, हमने आपको बताया पहले वाली वीडियो में कि जब यहाँ पे बड़ा आ आता है तो कौन सी संधि होती है, तो वो आपको कमेंट में बताना इसका नाम क्या है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है कि नहीं है, जो वृद्धि संधि का उदाहरण है वो नहीं है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है वृद्धि संधि का उदाहरण? तो इसमें गुरुपदेश, ये क्या है? ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है जी, आपको बताना है कि गुरुपदेश कौन सा है? ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है जी, आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, आपको बताना दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो इसमें आपके पास काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, जो आपको राइट आंसर वो बताना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैत्यापरी। क्या दैत्यापरी है जी? क्या है? दीर्घ संधि युक्त पद है। ठीक है, तो आपको बताना दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? दैत्यापरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं,
इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, आपको बताना है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, तो आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पवन, पवन क्या है, स्वर संधि का उदाहरण, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पवन, पवन का सही संधि विच्छेद क्या है, तो आपको बताना कि पवन का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसमें आपको पास 4 ऑप्शन मिलेंगे, जो सही संधि विच्छेद है वो आपको बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पो प्लस अन। पवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पो प्लस अन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है ये आपको कमेंट में बताना। चलिए नेक्स्ट है, तो इनमें से आता है शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है, आपको बताना शब्दों में से कौन सी व्यंजन संधि है। इसमें जो व्यंजन संधि है वो आपको बताना है। तो इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शन है, जो सही आंसर है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्कार। सत्कार में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि हो जाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, तो शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है, आपको बताना है विसर्ग संधि किसमें है। तो विसर्ग का मतलब होता है जहाँ 2 बिंदी आती है। ठीक है, इस तरह 2 बिंदी आती है वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कौन सी में विसर्ग संधि है। जैसे नरेंद्र हमने बताया था, जहाँ पर एक मात्रा हो तो वहाँ पर गुण संधि होती है। ठीक है, सज्जन में जहाँ पर हलंत आता है वहाँ व्यंजन संधि होती है। सदैव में कौन सी आती, वृद्धि संधि आती है। तो बचा कौन सा, अतिबम। अतिबम में कौन सी संधि आ जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। अब इसका संधि विच्छेद करोगे तो अतः प्लस एवं आता, तो मतलब विसर्ग आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत प्लस हार की योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो उत प्लस हार की योग से कौन सा शब्द बनेगा। इसमें 4 ऑप्शन है, जो आपको सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर बनेगा उद प्लस हार से उद्धार, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें था पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या है, तो आपको बताना पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या है। तो जो सही आंसर है वो आपको बताना। तो पर्यावरण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा परि प्लस आवरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, परि प्लस आवरण, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण का। अब आता है नेक्स्ट, क्या अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, केवल नाक से, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाक और मुंह दोनों से होता है। किसका, अनुनासिक का संबंध किससे होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, तो अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं, तो आपको बताना अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं। तो इनमें से आपको बताना है, तो अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं। तो वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। ठीक है, तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में हम बात करें स्वरों की संख्या तो 11 होती है, जी आपको याद रखना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और व्यंजन कितनी होती है, जी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है, तो जो पहले कभी ना हुआ हो, आपको बताना जो पहले कभी ना हुआ हो, एक शब्द में आंसर बताना। जो पहले कभी ना हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं, अभूतपूर्व कहते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं, अभूतपूर्व कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये आपको बताना है, जो पहले कभी ना हुआ तो उसे क्या कहते हैं, अभूतपूर्व कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कहा ना जा सके, एक शब्द में आंसर बताना है। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं। तो इसमें जो कहा ना जा सके, इसके लिए आपको क्या करना है, जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अकथनीय, अगम्य, अजर या अक्षम। तो उसे क्या कहते हैं, अकथनीय कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, समय की दृष्टि से अनुकूल है, आपको बताना कि समय की दृष्टि से अनुकूल है। जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट में बताना कि समय की दृष्टि से क्या अनुकूल है। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है अनुकूल, ऑप्शन बी है समयानुकूल, ऑप्शन सी है प्रतिकूल, ऑप्शन डी है समानुकूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समयानुकूल हो जाएगा। तो समय की दृष्टि से अनुकूल है तो क्या हो जाएगा, समयानुकूल, तो बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, जो सब कुछ जानता हो तो उसके लिए एक शब्द में आंसर हो तो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, तो जिसकी गर्दन सुंदर है, आपको बताना जिसकी गर्दन क्या सुंदर है उसे क्या कहती है, सुदर्शन, सुग्रीव, सुगर्दन, सुगत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुग्रीव कहती है। सुग्रीव, जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा कहलाता है, आपको बताना पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है। तो आपके पास ऑप्शन है, तो पति पत्नी, दंपत्ति, युगल या युग्म। तो पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को क्या कहते हैं, तो दंपत्ति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा राइट आंसर। तो पति पत्नी के जोड़े को क्या कहते हैं, दंपत्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या है, तो आपको बताना है। तो इसमें पारस्परिक, नवागत, रूप, आधुनिकरण या नवीकरण। तो इसका कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है, नवीनीकरण कहलाती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है, तो आपको बताना है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जो सही आंसर है वो आपको बताना है। दावा नल, कामा नल, बड़वा नल, जठरा नल। तो क्या कहती है, दावा नल कहती है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहती है, दावा नल कहते हैं। ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना है कि पानी में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं वो आपको कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे पृष्ठ आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है। तो पृष्ठ आदि की उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उत्तरापेक्षी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तरापेक्षी कहलाता है। पृष्ठ आदि की उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है, उत्तरापेक्षी कहलाता है। नेक्स्ट है, तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द है, आपको बताना है ज्येष्ठ है उसका विलोम शब्द क्या है। तो ज्येष्ठ का विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है, कनिष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, गमन का विलोम शब्द है, आपको बताना गमन का विलोम शब्द है क्या, चढ़ना, जाना, उतरना, आगमन। तो गमन का हो जाएगा क्या, आगमन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा जी, आपको याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अवनी का विलोम शब्द है, आपको बताना कि अवनी है, अवनी का विलोम क्या, आसमान, गमन, अंबर, आकाश। तो अवनी का क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है का विलोम शब्द है, आपको बताना है कि है का विलोम शब्द कौन सा है। तो है का विलोम शब्द आपको बताना कि कौन सा है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, हार, हास्य, ग्राह, ग्राम। तो है का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्राह हो जाएगा जी, आपको याद रखना। ठीक है का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ग्राह हो जाएगा। ठीक है, तो जी आपको याद रखना। नेक्स्ट है श्री गणेश, श्री गणेश का विलोम शब्द है, आपको बताना है श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है। तो श्री गणेश का विलोम होता है कि विनाश, इति श्री, श्री राधा, इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का विलोम होता है इति श्री होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इति श्री हो जाएगा श्री गणेश का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथ का विलोम शब्द है, अथ का विलोम शब्द है, आपको बताना कि अथ का विलोम शब्द कौन सा है। तो आपके अथ का होता है अंत, अध, अर्थ या इति। तो अथ का विलोम शब्द होता है इति होता है। ठीक है जी, आपको याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है अमीय, अमीय शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको बताना अमीय शब्द का पर्यायवाची है। तो विष ये तो पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आम, मधु ये भी ना है। तो अमीय का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सुधा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा जी, आपको याद रखना। क्या हो जाएगा, सुधा हो जाएगा। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो पृथ्वी का कौन सा हो जाए, रत्नगर्भा, स्वर्णमयी, वसुमती, हिरण्यगर्भा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रत्नगर्भा इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, रत्नगर्भा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तो भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है, आपको बताना है भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना। तो भाष्य, भाष, भाष और ऑप्शन नंबर डी है भाष। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाष धातु से मिलकर बना है। ठीक है, तो भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना, भाष धातु से बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो आपको बताना तरुण का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होता है। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, मंद, वृद्ध, सुस्त, इनमें से कोई नहीं। तो तरुण का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृद्ध। तरुण का हो जाएगा क्या हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा जी, आपको बताना है। तो राइट आंसर वृद्ध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है। पतझड़ का आपको क्या बताना, विलोम शब्द बताना है। पतझड़ का विलोम क्या होता था, बसंत, शीतल, सर्दी, विस्तार। तो आपको बताना कि पतझड़ का विलोम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बसंत। पतझड़ का विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द हो जाएगा बसंत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आता क्वेश्चन, ग्रीस में कौन सा संधि है, आपको बताना ग्रीस में कौन सा संधि है। जब हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जहाँ पर डबल आ आता है या बड़ी ई आता, बड़ा आ या बड़ी ई आता है, तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है। तो आपको बताना वहाँ पे हमेशा वृद्धि संधि होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि संधि। ग्रीस में कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। तो आपको बताना अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। तो आपके पास
काफी सारे ऑप्शन है जिनमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी का एवं गा। अल्प प्राणवान कौन से? का एवं गा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है आपको बताना है, जो शुद्ध शब्द है वो आपको बताना है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो भाष, सिंधु, चिन्ह, प्राण। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्राण क्या है? प्राण इज द शुद्ध शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी शब्द या अशुद्ध है आपको बताना है। इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध शब्द कौन सा आता है? कलश, ठीक है, पुण्य, रसायन, कल्याण। तो अशुद्ध बताना, तो अशुद्ध हो जाएगा इसमें पुण्य। ठीक है, पुण्य ऐसा नहीं लिखते, सही कैसा लिखते वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है आपको बताना है, गलत कौन सा है। तो इसमें से जो गलत है वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निशान चिन्ह। निशान चिन्ह क्या है? ये गलत है। ठीक है, एक गलत युग्म है। ठीक है, तो निशान और चिन्ह एक ही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे गलत युग्म बताना था, तो निशान का मतलब यही और चिन्ह का मतलब भी एक ही होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, तो यहाँ पे आता है संधि। संधि कितने प्रकार की होती है आपको बताना है। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि होती है 3 प्रकार की होती है। नाम कौन कौन सी जी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में आपको नाम बताना कौन कौन सी संधि होती है 3 प्रकार की। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आपको बताना शुद्ध वर्तनी वाला आंसर है जो सही कौन सा है। सुसुप्ति कैसा लिखते हैं वो सही कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुसुप्ति इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना। तो आपको बताना शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें सर्वोत्तम, कीर्ति, स्रोत, संसारिक। तो सही कैसा लिखते हैं? तो इसमें सही स्रोत लिखते हैं। स्रोत क्या है? सही लिखा हुआ, तो और ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आता है सिर तोड़। सिर तोड़ में कौन सा समास है? तो आपको बताना कि सिर तोड़ में कौन सा समास है। तो आपके पास ऑप्शन है करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। तो इसमें आपको बताना कि कौन सा सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, सिर तोड़ में कौन सा समास हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, महात्मा में कौन सा समास है आपको बताना है। महात्मा, महात्मा में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है आपको बताना। अलंकार कौन सा भेद है? छेकानुप्रास, शब्दालंकार, लाटानुप्रास, इनमें से कोई नहीं। तो अलंकार कौन सा होता है? तो अलंकार आपको बताना कि कौन कौन से होते हैं, ये नाम बताना। तो इसमें उनमें से एक प्रकार होता है शब्द अलंकार। ठीक है, तो ये आपको एक अलंकार होता है, उनमें से नाम है शब्द अलंकार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ अलंकार के कितने भेद है? तो आपको बताना कि अर्थ अलंकार के कितने भेद है। क्वेश्चन है, तो अर्थ अलंकार है, अर्थ अलंकार के कितने भेद है, जो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अर्थ अलंकार कितने भेद होते हैं? 12 भेद होते हैं जी, आपको याद रखना। तो अर्थ अलंकार कितने भेद है? 12 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से रस के कौन सा भेद है? तो आपको बताना रस के कौन से भेद है। तो रस के कौन से भेद है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इनमें से रस की कौन से भेद है? तो करण, रूपक, उल्लेख, इनमें से कोई नहीं। तो रस कौन सा है? तो रस का भेद होता है करुण रस। रूपक क्या है? अलंकार है। ठीक है, तो रस कौन सा होता है? करुण रस है, करुण रस होता है एक। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो आपको बताना मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन बताना है कि आपको कौन कौन से हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अणा और ढा। ढा और अणा क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, ये राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो निम्न में से अल्प प्राण बाण कौन से? तो आपको बताना कि अल्प प्राण व्यंजन कौन से? जी आपको बताना है कि अल्प प्राण व्यंजन कौन से। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, का एवं गा। का और गा क्या है जी? अल्प प्राण व्यंजन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा? तो आपको बताना नासिक के व्यंजन कौन सा है। तो नासिक मतलब नासिक के व्यंजन कौन सा हो जाएगा? तो अणा हो जाएगा। ठीक है, तो नासिक के व्यंजन हो जाएगा अणा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें आता है हिंदी वर्णमाला आयोग बाह्य वर्ण कौन से? तो आयोग बाह्य वर्ण कौन से? तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो इनमें से आपको क्या होता है? ई उ अंग आ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग आ। ये क्या है? अयोग्य बाह्य वर्ण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। आपको बताना द्वित्व व्यंजन किसमें? पुनाह में, उत्साह में, इलाहाबाद में, दिल्ली में। द्वित्व व्यंजन किसमें हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में क्या है? द्वित्व
व्यंजन है जी, आपको याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, आपको बताना निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष वर्ण होता है तो इसमें माँ क्या है, एक घोष वर्ण है जी, आपको याद रखना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा अमानक वर्ण है, आपको बताना है कि कौन सा अमानक वर्ण है। तो अमानक वर्ण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भा क्या है, अमानक वर्ण है जी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें आता है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, तो हिंदी में वर्ण होते हैं 52, ठीक है जी, आपको याद रखना। तो 52 कितने होते हैं, वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है, छ छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो आपको बताना कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो जी आपको याद रखना है, तो छ ध्वनि क्या थी, संयुक्त व्यंजन होता है। छात्रा ज्ञान जी क्या है, संयुक्त वर्ण होते हैं, ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, इसमें आता है ज्ञा। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयुक्त से बना है। तो ज्ञा किन वर्णों से योग से बना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जा प्लस अणा। जा प्लस अणा से कौन सा शब्द बनता है, ज्ञा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अघोष। अघोष वर्ण कौन सा है, तो आपको बताना है कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण हो जाएगा सा। सा कैसा है जी, अघोष वर्ण हो जाएगा जी, आपको याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब आता है घा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घा का उच्चारण स्थान आपको बताना कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घा का उच्चारण स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ। घा का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो अनुस्वार, अकारांत, अंतरिस्थ, आयोगवाद। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अकारांत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन है, पुरोहित में उपसर्ग है, आपको बताना उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग शब्द के पहले लगाया जाता है, ठीक है। किसी भी शब्द के पहले जो वाक्य लगता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो पुरोहित में आपको बताना कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है पुरा, ऑप्शन बी है पुर, ऑप्शन सी है पुरस, ऑप्शन डी है पुरा। तो पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, पुरोहित में पुरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अवनत में कौन सा हो जाएगा, अवनत में, ठीक है। तो अवनत में अव अलग करेंगे, नत अलग, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो अव हो जाएगा, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना कि सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। आपको बताना प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय शब्द के बाद में लगाया जाता है, ठीक है। जैसे सावधानी, सावधानी में क्या बड़ी ई आ रहा है, तो इसका प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बड़ी ई हो जाएगा। सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, ई हो जाएगा, ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। आपको बताना भाववाचक संज्ञा है। श्याम, पानी, बचपन, नदी। तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बचपन क्या है, भाववाचक संज्ञा जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना शिव। शिव का विशेषण क्या है, आपको बताना कि शिव का विशेषण क्या है। शिवेश, शैल, शिव, शंकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव हो जाएगा। शिव का विशेषण क्या हो जाएगा, शिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद है। आपको बताना कि भूतकाल के कितने भेद है, ये आपको बताना है। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 3, 5, 6, 7। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है। तो अपादान हमने बताया, कर्ता ने कर्म को कर्णम से संपादान के लिए अपादान से अलग होने करता। तो इसमें अपादान कारक की विभक्ति क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, से हो जाएगा। अपादान कारक की विभक्ति से हो जाएगा, ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे यथार्थ। यथार्थ में कौन सी संधि है, आपको बताना कि यथार्थ में कौन सी संधि है। जब हमने आपको बताया था किसी संधि को विच्छेद करते हैं, ठीक है, यहाँ पे बड़ा आ या बड़ी ई आती है, तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है, वहाँ पे दीर्घ संधि होती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि हो जाएगी यथार्थ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना कि तत्सम शब्द कौन सा है। वर्षा, आंसू, हाथी, बारह। तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। वर्षा, वर्षा क्या है, एक तत्सम शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मातेक्य। मातेक्य में कौन सी संधि है, आपको बताना मातेक्य में कौन सी संधि हो जाएगी। हमने आपको बताया था जब भी किसी शब्द में 2 मात्राएं आती हैं तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो वृद्धि संधि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। आपको बताना है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। द्रविड़, चीनी, तिब्बती, बहुरूपीय या ऑस्ट्रिक।
तो कौन सी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, बहुरूपीय परिवार की भाषा है। ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? लौकिक संस्कृत से हुआ है। ठीक है, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, अपभ्रंश से। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ किससे हुआ? अपभ्रंश भाषा से हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कृपा, कृपा, कृपा किस तरह लिखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृपा इसी तरह लिखा जाता है। ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है कि जाके पाँव ना फटे बिमाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या है? जाके पाँव ना फटे बिमाई सो जाने क्या पीर पराई का अर्थ है? जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, कठोर होना, दयालु होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा कि जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ क्या है? जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ क्या है? सभी साथी एक ही जैसे, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, बेढंगा होना, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी साथी एक ही जैसे होना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपको बताना है कि बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो आपको बताना कि बेइंसाफी में ऑप्शन है इन, बे, बेइन, बेई। तो बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग हमने बताया कि उपसर्ग पहले लगता है, तो बेइंसाफी में क्या है? बे अलग कर दो, इंसाफ अलग कर दो इंसाफी को। तो क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेइंसाफी में बे हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता क्या? बहाव, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय आपको बताना है कि प्रत्यय बाद में लगता है, तो बह होता है, आवा होता है, आ होता है, आ होता है। तो बहाव में कौन सा हो जाएगा? तो आ हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पुरोहित। पुरोहित में उपसर्ग है, आपको बताना पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? पुरस, पुर, पुरा या पुरह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरह हो जाएगा। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? पुरह हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा प्रत्यय नहीं, प्रत्यय मतलब बाद में लगता है। तो दिखावा में आवा प्रत्यय है, बुलावा में आवा प्रत्यय है, चढ़ावा में भी आवा प्रत्यय है, लेकिन लावा में क्या है? आवा प्रत्यय नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आपको बताना कि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। लाभदायक, अपनापन, उपकार और पढ़ाई। तो उपसर्ग का प्रयोग हुआ, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपकार में क्या है? उपसर्ग का प्रयोग हुआ जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आपको बताना प्रत्यय का प्रयोग हुआ किस शब्द में? तो विकल में, धनिक में, पुलक में, अलक में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनिक में क्या है? प्रत्यय का प्रयोग हुआ है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? आपको बताना प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे सागर, जादूगर, नगर, इनमें से कोई नहीं। अब जैसे आप सागर में गर अलग करेंगे, सा अलग करेंगे तो कोई शब्द नहीं बनता है। जादूगर में जादू अलग करेंगे, गला अलग करेंगे तो एक शब्द बन जाएगा। ठीक है, नगर में गर अलग करेंगे, ना अलग करेंगे, कोई शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? जादूगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ? उपसर्ग मतलब पहले लगता है। तो उपकार, पढ़ाई, अपनापन, लाभदायक। ठीक है, जो आपको राइट आंसर है वो आपको बताना। तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो उपकार, पढ़ाई, अपनापन, लाभदायक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपकार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बताना निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? आपको बताना है निहि या निरी या निर या निहि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर हो जाएगा। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? निर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? आपको बताना किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो अभियोग, अपमान, व्यायाम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई थी? इनमें से किसी शब्द की रचना क्या? रचना प्रत्यय से नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट है चिरायु। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब पहले लगता है। यू, आयु, ची या चिर। तो जो आपको राइट आंसर है वो आपको बताना है, चिरायु शब्द में उपसर्ग कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिर हो जाएगा। ठीक है, चिरायु में उपसर्ग होता है चिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आपको बताना उपसर्ग नहीं है। पराजय, ओढ़ना, अपवाद, प्रभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओढ़ना। ओढ़ना में क्या है? उपसर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए हमने
इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। समूहवाचक जैसे लोग, लोगों का क्या समूह होता है। प्रेस कोई मतलब नहीं। वर्ग, वर्ग का एक समूह होता है, ठीक है। गण, गण से गणतंत्र, ठीक है। इस तरह क्या वर्ग, ठीक है। तो यहाँ क्या प्रेस, प्रेस क्या है, प्रेस समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है आपको। पवित्र में कौन सी संधि है जी आपको बताना है। पवित्र में कौन सी संधि है। गुण संधि, अयाधि संधि, वृद्धि संधि, इनमें से कोई नहीं। पवित्र में कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अयाधि संधि हो जाएगी। पवित्र में कौन सी संधि होती है, अयाधि संधि होती है, जी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द कौन सा है। खेत, अजीब, उद्गम, कोड। तो तत्सम शब्द बताना। तत्सम शब्द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्गम क्या है, उद्गम एक तत्सम शब्द है। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है कि ये पाठशाला है। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, ठीक है। या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यौगिक शब्द है। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है, यौगिक शब्द है, जी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे का वर्ण किसकी योग से बना है। आधा जा प्लस अणा, आधा का प्लस सा, आधा का प्लस रा, आधा का प्लस आ। का वर्ण किसकी योग से बना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आधा का प्लस आ के योग से बना है, ठीक है जी आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार है। ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार है। व्यंजन, स्वर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन के प्रकार है, ठीक है। ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार है, व्यंजन के प्रकार है, ठीक है जी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन 15, 20, 24, 25 कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। 25 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 25 प्रकार के होते हैं, ठीक है जी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आता है सा कौन सा व्यंजन है आपको बताना है कि सा कौन सा व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो सा कौन सा व्यंजन हो जाएगा, सा हो जाएगा ऊष्म व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है आपको बताना। वर्ण संबंधी अशुद्धि है, अनाधिकार, अनुकूल, अमरूद, स्थान। तो किस में हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, बी में क्या है, वर्ण संबंधी अशुद्धि है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं आपको बताना। लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं, ठीक है। तो राइट आंसर है वो आपको बताना है। गायिका, नारी, अनाथा, गोपी। जबकि गायिका सही इसी तरह लिखा जाता है। नारी, नारी इस तरह नहीं लिखती है, ठीक है। अनाथा भी इसी तरह लिखा जाता है। गोपी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारी। नारी में क्या है, लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है। हलंत संबंधी नहीं है, ठीक है। जबकि भविष्यत क्या, भविष्यत इसी तरह लिखती है, ठीक है। श्रीमान भी, श्रीमान क्या इस तरह नहीं लिखते हैं, ठीक है। श्रीमान जी क्या भविष्यत में जी नहीं आता है। श्रीमान में यहाँ पे हलंत आता, सत्यचित में भी यहाँ पे आता है। तो इसका राइट आंसर है अशुद्धियां नहीं। बुद्धिमान, बुद्धिमान क्या इसी तरह लिखा जाता है, राइट आंसर। तो इसमें क्या पूछा, हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है। बाकी इसमें अशुद्धि है, इसमें है और इसमें है, तो इसमें नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बुद्धिमान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं आपको बताना है। चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं, अंगना, पहुंच, दांत, चांद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहुंच में क्या चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है आपको बताना है। योजक चिन्ह वह होता है जो दो शब्दों के बीच में लगाया जाता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, ठीक है, पति पत्नी। तो उसका सिंबल कैसा बनता है, तो इसका होता है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो योजक चिन्ह किस तरह होता है, एक डैश की तरह होता है, ठीक है, इस तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। तो किसको बनाया गया है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। बुढ़ापा, अपनापन, सजावट, कठोरता। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया, किसको, बुढ़ापा को बनाया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो समूहवाचक संज्ञा है। सभा, मिठास, सोना, या इनमें से कोई नहीं। तो सभा क्या है, सभा एक समूह होता है, ठीक है। तो ये क्या समूहवाचक संज्ञा है, ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से शब्द पुल्लिंग है आपको बताना है। गिलास, अदालत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पुल्लिंग बताना है, तो पुल्लिंग क्या है, गिलास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया है आपको बताना कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया है।
तो अकर्मक क्रिया राम पत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, गेहूं पिस रहा है, मदन गोपाल को हंसा रहा है। तो अकर्मक क्रिया बताना मतलब नेगेटिव हो तो क्या है इसमें, गेहूं पिस रहा है, तो गेहूं क्या हो रहा है, पिस रहा है, तो ये क्या अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। तो विशेषण उपवाक्य बताना है, मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहे। ऑप्शन बी, जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। ऑप्शन सी, मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। ऑप्शन डी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर। उपवाक्य बताना, ये क्या है, देखो लखनऊ क्या है, लखनऊ एक उत्तर प्रदेश की राजधानी, राइट, और ये क्या एक ऐतिहासिक नगर है, तो इसमें उपवाक्य क्या आ जाएगा जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें वाक्य कौन सा है जी आपको बताना है। तो इसमें प्रश्नवाचक वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य, कौन सा वाक्य हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्र। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ठीक है, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा, तो याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछता है इनमें से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। अल्प विराम आपको बताना है कि अल्प विराम चिन्ह कौन सा। अल्प विराम जैसे किसी शब्द के यहाँ पे लगाते हैं इस तरह, ठीक है, तो अल्प विराम शब्द कैसा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अल्प विराम इस तरह लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अर्ध विराम है। अर्ध विराम, अल्प विराम तो अपन इस तरह लगाते हैं, ठीक है, अर्ध विराम होता है एक बिंदी लग के नीचे इस तरह बनता है, ठीक है, तो अर्ध विराम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह बनाते हैं अर्ध विराम, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है इनमें से उसने, अरे उसने तो कमाल कर दिया। अगर आपको याद रखना, जहाँ पर इस तरह का सिंबल देखे आपको सेंटेंस में, अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये वहाँ पे कौन सा चिन्ह होता है, विस्मय होता है, ठीक है, विस्मयादि चिन्ह होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्मय बोधक, ठीक है। तो कौन सा जी वाक्य हो जाएगा, विस्मय बोधक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, राम घर गया उसने माँ को देखा, संयुक्त वाक्य बनेगा। तो राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा। जहां पर यहाँ संयुक्त वाक्य बनाना हो, बीच में इस तरह हो, तो वहां पे क्या लगती है, बीच में और लगा देते, ठीक है। तो इसमें देखते राम ने घर जाकर माँ को देखा, ये नहीं है। राम घर गया उसने माँ को देखा, ये भी नहीं है। राम घर गया और उसने माँ को देखा, ठीक है, यहाँ पे और आ गया, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। वाक्य बताना, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। इसमें आपको बताना कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य, ठीक है जी, आपको याद रखना है कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य। ये राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाक्य के घटक हैं होते हैं, वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेयक, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। तो वाक्य के घटक होते हैं दो, उद्देश्य और विधेय होती है, ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा निम्न में संयुक्त वाक्य कौन सा है। अभी हमने क्या बताया, संयुक्त वाक्य में क्या आता है, बीच में और लग जाता है। तो रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, मतलब इसमें और नहीं है। गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया, इसमें क्या और आया बीच में, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा जी, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है, आपको बताना कि मिश्र वाक्य कौन सा है, ठीक है। तो जो मिश्र वाक्य वो आपको बताना है। तो चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। नेक्स्ट है, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। ये कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य, जी आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्राह्म चिन्ह नहीं है, आपको बताना कि ब्राह्म चिन्ह नहीं है। तो ब्राह्म चिन्ह नहीं है, तो अल्प विराम, अवतरण, निर्देश चिन्ह, पूर्ण विराम। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्या, अवतरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो जी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना इनमें से कौन सा ब्राह्म चिन्ह ऐसा जो हिंदी में अंग्रेजी से नहीं लिया गया है, यहाँ पे नहीं है तो नहीं लिया गया, कौन सा ब्राह्म होता है जी, ऑप्शन डी, जो एक डंडा लगाते हैं, ठीक है, ये चिन्ह क्या है, अंग्रेजी से नहीं लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है आपका, कौन सा अशुद्ध भाग, ठीक है। तो इसमें अशुद्ध भाग को चयन करना, राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे।
कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें आपको बताना है, ठीक है, वाक्य का अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसका अशुद्ध वाक्य का चयन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वक्ष पर सांप लौटने लगे, ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध भाग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना। तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं है, साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी पुस्तक, इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, तो तुम्हारी पुस्तक, ये क्या अशुद्ध भाग है, वाक्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे समुद्र मंथन करना का अर्थ है, समुद्र मंथन करना का अर्थ है घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठोर परिश्रम करना। जब कठोर परिश्रम किया तभी तो अमृत निकला है समुद्र मंथन में। ये क्या हो जाएगा, समुद्र मंथन करना का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। चलिए नेक्स्ट है, विरोध करने के लिए सही मुहावरा है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है, सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर काटना या सिर कटाना, सिर चढ़ाना, क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिर उठाना। सिर उठाना क्या है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है सिर उठाना। तो क्वेश्चन है, नाश कर देने के लिए सही मुहावरा है, आपको बताना कि नाश कर देने के लिए सही मुहावरा बताना। ऑप्शन ए है, पानी में आग लगाना, पानी भरना, पानी फेर देना, पानी पानी होना, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी भरना, ठीक है, पानी भरना हो जाएगा। नाश कर देने के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पानी भरना, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है, आपको बताना है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें क्या है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या श्लेष अलंकार हो जाएगा। इसमें कौन सा है, श्लेष अलंकार हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगुत्सा, क्या जुगुत्सा कौन सी रस का स्थायी भाव है, आपको बताना है कि जुगुत्सा कौन सी रस का स्थायी भाव है, बीभत्स रस, अद्भुत रस, करुण रस, शांत रस। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीभत्स रस का स्थायी भाव है, जी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, छंद की रचना किसके द्वारा होती है, छंद की रचना किसके द्वारा होती है, जी आपको बताना है, स्वर के समायोजन से, गणों के समायोजन से, ध्वनियों के समायोजन से, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको राइट आंसर वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर के समायोजन से होती है, क्या छंद की रचना किससे होती है, स्वर के समायोजन से होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है भ्रमर गीत, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है, आपको बताना है कि भ्रमर गीत के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी है शिव सिंह, ऑप्शन सी है सूरदास, ऑप्शन डी है घनानंद। तो भ्रमर गीत के रचयिता कौन हो जाएंगे, भ्रमर गीत के रचयिता है सूरदास, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जी आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे प्राण प्रिया, प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द है, प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द क्या है, सहचरी, संगिनी, प्रेमिका या अर्धांगिनी। तो प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द होता है अर्धांगिनी होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूपात पंक्ति के रचनाकार है, आपको बताना है इसके रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे, ठीक है। कि दुरित दुख दैन न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूपात पंक्ति के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत, जी आपको याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में मारुत का सही, मारुत का पर्यायवाची बताना, आपको मारुत का पर्यायवाची क्या हो जाता है, देवता, वायु, पृथ्वी, तालाब। तो जो राइट आंसर है वो आपको बताना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी आपको याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा वायु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है सुहाग, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं, आपको बताना है सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है, जी आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। तो सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन हो जाएंगे, निराला हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, ए आई ओ औ कौन सा स्वर है, ए आई ओ औ कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, हास्य स्वर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना कौन से स्वर हो जाएंगे, ये संयुक्त स्वर हो जाएंगे, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ए आई ओ औ संयुक्त स्वर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे उ औ के उच्चारण स्थान है। उ औ के उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ, दंत, ओंठों या होस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओंठों हो जाएगा, ठीक है। उ औ के उच्चारण स्थान है ओंठों। अब बताना है मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, आपको बताना है मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। 5, 7, 3, 2। तो मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं ये आपको बताना। तो मात्राएं कितने प्रकार की? 3 मात्राएं होती हैं। कौन कौन से नाम आपको कमेंट में बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पे बताना है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है ये आपको बताना। तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 25, 29, 31, 33 कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है का वर्ग का उच्चारण स्थान है। का वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, दंत, मूर्धा, ओष्ठ। तो क्या हो जाएगा? का वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा का। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंठ हो जाएगा। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पा। पा वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है आपको। पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको बताना कि पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो पा कहाँ से होता है? ओष्ठ से, मूर्धा से, दंत से, कंठ से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे टा आपको बताना है कि टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको बताना है टा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए, जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, ठीक है। तो टावर का ऑप्शन ए है कंठ, ऑप्शन बी है दंत, ऑप्शन सी है मूर्धा, ऑप्शन डी है ओष्ठ। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। टा वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी मूर्धा। नेक्स्ट है चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है ये आपको बताना है। चा वर्ग का तो ओष्ठ, तालु, कंठ, इनमें से कोई नहीं। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे था अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताना अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। 7, 4, 5, 8। तो अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन आपको बताना कितने प्रकार के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। संज्ञा से बना हुआ विशेषण है कृपा, जाति, कुलीन, नमक। तो राइट आंसर जो होगा वो आपको बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुलीन हो जाएगा, ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बताना कि जो विशेषण नहीं है नियमित, अपमान, वार्षिक, अपमानित, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपमान हो जाएगा, ठीक है। तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है अपमान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। सर्वनाम से बना हुआ क्या विशेषण है। तो वो है तेरा, कोई, में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेरा हो जाएगा। तेरा के इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर बी, तेरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। कमाऊ, पठित, समझना, चालू, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, समझना हो जाएगा। समझना क्या है, क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है, बाकी सभी क्या विशेषण है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग से बना हुआ क्या स्त्रीलिंग है, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा, ऐसा, काली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली क्या पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है, ठीक है, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। 10 हाथी, लाल फूल, 5 लड़के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल फूल। लाल फूल क्या है, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार की होती है। तो संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार की होती है ये आपको बताना है। तो कितने प्रकार की होती है, 2, 3, 5, 8। तो संख्या वाचक विशेषण कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे बताना प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार की होती है। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार की होती है, 2, 4, 10, 8। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए, दो प्रकार की होती है, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है दांत, दांत का उच्चारण स्थान है, आपको बताना कि दांत का उच्चारण स्थान क्या है। तो दांत का उच्चारण स्थान हो जाएगा क्या, नाक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हिंदी में कितने वर्ण हैं, आपको बताना है हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, ये आपको बताना है हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं। 49, 52, 55, 59, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 52 होते हैं, ठीक है। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, 52 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाह, वाह का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको बताना है वाह का उच्चारण स्थान क्या है। तो वाह का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा, कंठ, तालु, दंत, जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे बताना है कि उवा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, कंठ, तालु, दंतोष्ठ। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा, ठीक है जी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है, आपको बताना कंठ ध्वनि, दा, धा, ड़ा, णा, गा, घा, बा, बा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गा एंड घा क्या है, कंठ ध्वनि है जी, आपको याद रखना। दोस्त क्वेश्चन से महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है, आपको बताना महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। तो हमने आपको बताया है कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है महा प्लस इंद्र, महे प्लस इंद्र, महो प्लस इंद्र और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, कौन सा राइट आंसर है। तो चलिए हमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महा प्लस इंद्र होता है, ठीक है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, महा प्लस इंद्र होता है। अब आपको बताना महेंद्र में कौन सी संधि आती है। तो हमने आपको बताया कि जब भी कोई एक मात्रा होती है शब्द में तो वहां पर कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट आते हैं ता, ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको बताना ता ध्वनि का सही उच्चारण क्या है। तो इसका होता है कंठ या दंत या मूर्धा या तालु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंत होता है, ठीक है। ता वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है का वर्ण किसके युग से बना है, आपको बताना है कि का वर्ण है जी किसके युग से बना है। तो का वर्ण आपको बताना है किसके युग से बना है। आधो का प्लस सा, आधा का प्लस आ, आधा का प्लस रा, आधा जा प्लस अणा। तो का वर्ण किसके युग से बना है, आधा का प्लस आ के युग से बना, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो का किसके युग से बना है, किन वर्णों के युग से बना है, आधा का प्लस आ के युग से बना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे है सा, सा कौन सा व्यंजन है, आपको बताना है कि सा कौन सा व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है। तो सा कौन सा व्यंजन हो जाएगा, सा हो जाएगा ऊष्म व्यंजन हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है, आपको बताना कि वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है आगामी, उज्ज्वल, अध्ययन, अधीन। तो किसमें नहीं है वर्ण संबंधी, तो ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है, बाकी सभी में है। तो आगामी में अशुद्धि है, ठीक है, आगामी ऐसा नहीं लिखते। उज्ज्वल में अशुद्धि है, ठीक है, ऐसा नहीं लिखते। अध्ययन में भी है, तो अधीन, अधीन क्या, अधीन ये राइट आंसर हो जाएगा, वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है, मतलब अधीन सही है, अधीन इसी तरह लिखती है, ठीक है। अध्ययन ऐसा नहीं लिखते हैं, ठीक है। उज्ज्वल भी ऐसा नहीं लिखते, आगामी भी ऐसा नहीं लिखा जाता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द में समाज संबंधी अशुद्धियां हैं, आपको बताना समाज संबंधी अशुद्धियां हैं तो किस शब्द में हो जाएंगी, ठीक है। तो एकलौता, एक तारा, निर्दोष, आत्मा पुरुष, तो किस में हो जाएंगी समाज संबंधी अशुद्धियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक तारा। एक तारा में क्या है, समाज संबंधी अशुद्धियां हैं, ठीक है जी, आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है, आपको बताना कि हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है, ठीक है, हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है। तो भविष्य में तो हलन संबंधी अशुद्धियां हैं, तो मतलब ए ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। श्रीमान में भी हलन संबंधी अशुद्धियां, ठीक है, इसमें क्योंकि श्रीमान है इसमें हलंत आता है, ठीक है। बुद्धिमान, तो बुद्धिमान ऐसा नहीं लिखते। सत्यचित में भी हलंत आता है, इसमें क्या अशुद्ध संबंधी अशुद्धियां नहीं है, तो बुद्धिमान सही है, क्या बुद्धिमान में हलन संबंधी अशुद्धियां नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां है, आपको बताना कि चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां, चांद, चांद तो सही है, इसी तरह चांद, ठीक है, लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पहुंच, पहुंच इस तरह नहीं लिखते हैं। दांत, दांत भी इसी तरह लिखा जाता है, ठीक है। अंगना भी इसी तरह लिखा जाता है। तो अशुद्धियां पूछा तो अशुद्धियां हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहुंच इस तरह नहीं लिखते हैं, पहुंच में क्या है चांद बिंदी लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आता है क्वेश्चन है इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है, आपको बताना है योजक चिन्ह।
योजक चिन्ह वो होता है जैसे दो शब्दों के बीच में लगाते हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, इनके बीच में जो सब चिन्ह लगता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगता है, इस तरह का चिन्ह लगता है एक डैश की तरह, तो इसे क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है संज्ञा के कितने भेद है, आपको बताना कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो जो राइट आंसर है वो आपको बताना कि संज्ञा के कितने भेद है। तो 5, 7, 8, 10, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं जी। आपको याद रखना, नाम आपको पता हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कौन कौन से नाम है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो लंबाई, सभा, घर, श्याम, तो भाववाचक बताना। तो भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबाई। क्या है, लंबाई एक भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है, आपको बताना कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अदालत, गिलास, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पुल्लिंग बताना, तो पुल्लिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिलास। क्या है, गिलास है, पुल्लिंग है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पता है कौन सा शब्द कर्म कारक है, आपको बताना कि कौन सा शब्द कर्म कारक है। ठीक है, जो राइट आंसर है वो आपको बताना कौन सा शब्द कर्म कारक। लड़का पेड़ से गिरा, हरि मोहन को रुपए देता है, पेड़ से फल गिरा, मैंने हरि को बुलाया। तो इसमें कर्म कारक मतलब कर्म किया, मैंने हरि को बुलाया मतलब मैंने, मेरे द्वारा क्या कर्म किया गया। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो मैंने हरि को बुलाया। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बताना शब्द समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा कौन सा है, तो मिठास, मिठास में कोई समूह नहीं होता, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, सोना में भी कोई समूह नहीं होता है। सभा, सभा में एक समूह होता है। ठीक है, सभा क्या समूह होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है, तो इसमें आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया। तो ऑप्शन ए कठोरता, ऑप्शन बी अपनापन, ऑप्शन सी है सजावट, ऑप्शन डी है बुढ़ापा। तो आपको राइट आंसर है जो आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा से कौन बनाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुढ़ापा। बुढ़ापा को क्या है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम की कितने भेद होते हैं, आपको बताना है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं जी। आपको बताना है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 11, 12, 13, 15। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 11 होते हैं जी। आपको याद रखना है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं पता श्याम सोता है या कौन सी क्रिया है, आपको बताना है श्याम सोता है या कौन सी क्रिया है। तो जो राइट आंसर है वो आपको बताना है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो श्याम सोता है मतलब नेगेटिव की ओर, मतलब सो रहा है, तो क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे धातु कितने प्रकार, धातु के कितने भेद है, आपको बताना कि धातु के कितने भेद है, 8, 5, 3, 2। तो धातु के कितने भेद होती है, धातु के 2 भेद होती है। ठीक है, जो नाम है वो आपको कमेंट में बताना है धातु के कौन कौन से 2 भेद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है इनमें से कौन सी शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया, आपको बनाना तत्सम से हिंदी बनाया गया। तो सूची, कोमल, आम, घोटक। तो इसमें किसको तत्सम से हिंदी बनाया गया, आम को बनाया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी शब्द कालवाचक अव्यय है, आपको बताना कालवाचक अव्यय है। तो कालवाचक अव्यय है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन ए, वह कहाँ जाएगा, वह पेड़ के नीचे है। अब से ऐसी बात नहीं होगी, सोहन उतर गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब से ऐसी बात नहीं होगी, ये क्या है, कालवाचक अव्यय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है, आपको बताना कि स्त्री पुरुष का जोड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, माननीय कहते हैं, प्रियदर्शी कहते हैं, दंपति कहते हैं, विधुर कहते हैं। तो स्त्री पुरुष के जोड़ा को क्या कहा जाता है, दंपति कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, आपको बताना है चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। ठीक है, शशि, धनद, मोशक, बेशक। तो आपको बताना है चोर का पर्यायवाची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोशक हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आता है कान कतरना मुहावरे का अर्थ है, कान कतरना मुहावरे का अर्थ है बहुत आदर करना। ठीक है, बहुत तेज दौड़ना, सोच विचार में पड़ना,
बहुत चालाक होना, तो कान कतरना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत चालाक होना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है आत्मा। क्या आत्मा का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आत्मा का विपरीतार्थक शब्द है अनात्मा, अमीर, अनादर। तो आत्मा का क्या होता है? अनात्मा होता है। ठीक है जी, आपको याद रखना है, आत्मा का अनात्मा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है तरुण। तरुण का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तरुण का विपरीतार्थक होता है मंद होता है, वृद्ध होता है, सुस्त होता है। तो तरुण का होता है वृद्ध होता है। ठीक है जी, आपको याद रखना, तरुण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होता है? वृद्ध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? तो पतझड़ का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? विस्तार होता है, शीतल होता है, बसंत होता है, सर्दी होता है। तो पतझड़ का होता है बसंत होता है। ठीक है जी, आपको याद रखना, पतझड़ का विलोम बसंत होता है। ठीक है जी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको बताना शुद्ध शब्द कौन सा है। भस्म होता है, चिन्ह है, प्राण है, हिंदू है। तो शुद्ध शब्द कैसा लिखते हैं? प्राण। प्राण सही है, प्राण इसी तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीस। ग्रीस में कौन सा संधि है? आपको बताना, हमने आपको बताया था कि जहाँ पर विच्छेद करने पर बड़ा आ या बड़ी ई आता है, वहाँ पर कौन सी संधि होती है? कौन सी होती है? तो ग्रीस में कौन सी संधि हो जाएगी? ऑप्शन बी हो जाएगा, दीर्घ संधि है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिर तोड़। सिर तोड़ में कौन सा समास है? आपको बताना सिर तोड़ में कौन सा समास है। संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सिर तोड़ में? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है महात्मा। महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा में आपको बताना है कौन सा समास है। अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। महात्मा में कौन सा समास हो जाएगा? तो महात्मा में हो जाएगा कर्मधारय समास। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थालंकार के कितने भेद है? ठीक है, आपको बताना भेद बताना, तो अर्थालंकार के कितने भेद हो जाएंगे? तो ऑप्शन आपके पास है ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी है 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएंगे। ठीक है जी, आपको याद रखना अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? 12। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से रस कि कौन सा भेद है? आपको बताना रस है, रस का कौन सा भेद है? ठीक है, ऑप्शन ए है उल्लेख, ऑप्शन बी करुण, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करुण। क्या है? एक रस का भेद है। ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इनमें से अलंकार की कौन सा भेद है? आपको बताना अलंकार कौन सा है। ठीक है, जो ऑप्शन दिए इनमें से आपको अलंकार बताना है। ऑप्शन ए छेक अनुप्रास, ऑप्शन बी लाटानुप्रास, ऑप्शन सी है शब्द अलंकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शब्द अलंकार। क्या है? एक अलंकार का भेद होता है। ठीक है जी, आपको याद रखना। नेक्स्ट है वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है। आपको बताना कि वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। ब्रजभाषा है, देवनागरी है, अवधी है, खड़ी बोली। तो वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में हो जाएगा खड़ी बोली। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हिंदी। हिंदी की आदि जननी है, आपको बताना हिंदी की आदि जननी है पाली, अपभ्रंश, संस्कृत या प्राकृत। तो हिंदी की आदि जननी कौन है? तो हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है कौन सा अमानक वर्ण है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अमानक वर्ण है। आपके पास चार ऑप्शन है भा, का, धा, खा। तो अमानक वर्ण बताना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो भा हो जाएगा कि ठीक है, तो अमानक वर्ण कौन सा हो जाएगा? भा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है छ। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? आपको बताना कि छ छत्री है, ये ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? घोष वर्ण की, संयुक्त वर्ण की, तालव्य वर्ण की या मूल स्वर की। तो छ कैसा आता है? तो आपको बताना छ और त्रा और ज्ञा ये कौन से संयुक्त वर्ण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जी, आपको याद रखना कौन कौन सी छ, त्रा और ज्ञा जी ध्वनि कौन किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के अंदर आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ज्ञा। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? आपको बताना है कि किन वर्णों के योग से संयोग से बना है। ठीक है, आधा जा प्लस अणा, जा प्लस धा, जा प्लस न्या और जा प्लस अणा। तो किससे मिलकर बना है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए आधा जा प्लस अणा से मिलकर क्या बनता है? ज्ञा बनता है। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आता है अघोष वर्ण कौन सा है? आपको बताना कि अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण बताना कि आपको कौन सा है। ठीक है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन है जा, सा, हा, आ। तो अघोष वर्ण बताना, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सा हो जाएगा। तो अघोष वर्ण कौन सा है? सा हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद है। चलिए नेक्स्ट है जिन शब्दों के अंत में आ आता है। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं?
तो आपको बताना उन्हें क्या कहते हैं, अयोगवाय कहते हैं, अकारांत कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, अंतःस्थ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकारांत कहते हैं। ठीक है जी, आपको याद रखना है जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, अकारांत कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो हमने अभी आपको बताया कि छ छत्री, छ छत्री, छ वर्ण किसके योग से बना है, आपको बताना है कि ये संयुक्त वर्ण है किसके योग से बना है। ठीक है, आधो का प्लस छ, आधा का प्लस सा, आधा का प्लस सा, आधा का प्लस छ, तो किसके योग से बना है जी आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधा का और सा, इतने के योग से क्या बनता है, छ छत्री बनता है जी, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है, आपको बताना है कि जो स्वर नहीं है वो आपको बताना है। छोटा ऊ, अणा, ए, आ, तो स्वर कौन सा नहीं है, तो अणा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है इनमें से कौन सा पास स्वर है, आपको बताना है कि पास स्वर कौन सा है। तो ठीक है, छोटा ई, डा, आ और ज, तो आपको बताना कि पास स्वर कौन सा है। ठीक है, तो पास स्वर बताना, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ा आ क्या हो जाएगा, पास स्वर है। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, आपको बताना कि संयुक्त व्यंजन नहीं है। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, छात्राज्ञा होती है। तो इसमें पूछा कि संयुक्त व्यंजन नहीं है तो नहीं बताना, तो हमने क्या बताया, छात्राज्ञा जी क्या है, संयुक्त व्यंजन है, जबकि सा क्या है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन है, आपको बताना है या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन है। ठीक है जी, आपको बताना है। तो जी कैसा हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन हो जाएगा, औष्ठ व्यंजन हो जाएगा, तालव्य व्यंजन हो जाएगा, अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन हो जाएंगे, ये हो जाएगा अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, आपको बताना कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, जो आप बताना कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है छोटा ए, ता और का, तो इसमें कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण हो जाएगा छोटा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, आपको बताना शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इसमें देखो कुमुदनी, ठीक, कुमुदिनी, कुमुदनी, कुमुदनी, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सही वर्तनी क्या है, तो इसका सही अर्थ कुमुदनी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए सांसारिक, स्रोत, कीर्ति, सर्वोत्तम। तो जो सही है वो कैसा लिखते हैं, तो स्रोत है, इस तरह सही है जी, इस तरह स्रोत लिखते तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बताना दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है, समास कहा जाता है। विकार को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे सदैव, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है, आपको सदैव में कौन सी संधि है ये आपको नाम बताना है। तो सदियों में हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जिस भी शब्द में दो मात्रा हो वहाँ पे कौन सी संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि होती है। तो यहाँ पे तो वृद्धि संधि का नाम नहीं दिया, बट कौन सा होता है, वृद्धि स्वर संधि होती है। तो इसमें कहीं पे आपको स्वर संधि का नाम दिया, तो ऑप्शन ए में दिया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, यहाँ पे आता है नेक्स्ट पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, आपको बताना पवित्र में कौन सी संधि है। तो पवित्र में कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयादि संधि हो जाएगी। तो पवित्र में कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे इत्यादि, इत्यादि का सही संधि विच्छेद करना है आपको, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, तो इत्यादि का हो जाएगा इति प्लस आदि, इत प्लस आदि, इति प्लस आदि और इत प्लस आदि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इति प्लस आदि हो जाता है। ठीक है, तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है, इति प्लस आदि हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है निराशा, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है। तो निराशा का सही संधि विच्छेद बताना है आपको, निर प्लस आशा, निहि प्लस आशा और निरा प्लस आशा या निरा प्लस आशा। तो इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निहि प्लस आशा। तो अब आपको कमेंट में बताना है कि निराशा में कौन सी संधि है और उसका नाम बताना है। जबकि हमने आपको बताया कि जिस संधि में यहाँ पे विसर्ग आता है तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, तो महोष्ण का सही संधि विच्छेद करना है, महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महु प्लस उष्ण,
महा प्लस उष्ण या महो प्लस उष्ण, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है महोष्ण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस उष्ण होता है। ठीक है, महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होता है, महा प्लस उष्ण होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है परोपकार। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है आपको। तो परोपकार में कौन सी संधि है ये आपको नाम बताना। ठीक है, तो इनमें आपके पास ऑप्शन है विसर्ग संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो परोपकार में कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, परोपकार, जबकि हमने आपको बताया कि जिसमें अभी एक मात्रा चढ़ी हुई जिस शब्द में वहाँ पे संधि कौन सी होती है, गुण संधि होती है। ठीक है जी, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अशोदा। अशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताना। तो यशोदा में कौन सी संधि हो जाएगी, ठीक है, तो यशोदा में हो जाएगी ऑप्शन ए विसर्ग संधि, ऑप्शन बी है स्वर संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। तो यशोदा में कौन सी संधि हो जाएगी, तो यशोदा में हो जाएगी विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वागतम। क्या स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। तो स्वागतम में कौन सी संधि है ये आपको नाम बताना है। तो स्वागतम में हो जाएगी गुण संधि, ठीक है, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि। तो स्वागतम में कौन सी संधि हो जाएगी, स्वागतम में होती यण संधि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है उत प्लस हार। उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनता है, उतार, आहार, उद्धार, उदार। तो उत प्लस हार के शब्द से कौन बनता है, उद्धार बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनता है, उद्धार। तो आपको बताना कि उद्धार में कौन सी संधि है, नाम आपको कमेंट में बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है अनवय। अनवय का सही संधि विच्छेद है। अनवय का सही संधि विच्छेद क्या है, अनु प्लस आय, अनु प्लस आय, अनु प्लस आय, अनु प्लस आय। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनु प्लस आय। तो अनवय में का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अनु प्लस आय बुधा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत का प्रत्यय से बना, कृदंत का प्रत्यय से बना है, बिकाऊ, रंगीला, कृपालु, दुधारू। तो कृदंत प्रत्यय से बना है। कृदंत प्रत्यय से कौन बना है, बिकाऊ बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपको याद रखना।